आज हम लोग आपकी कक्षा 10 का पहला अध्याय और उसके पहले ही पद्यांश की हम लोग व्याख्या सीखते हैं, जिसको कि श्री सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी ने जिसकी रचना की है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए रणनीति बना करके पढ़ना जरूरी है और पेपर कैसे आएगा उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो हम लोग देखें कि आखिर पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा कैसे जाता है। देखिए, आपके बोर्ड की परीक्षा में जो पेपर होगा उसमें जो चौथा प्रश्न होगा वो काव्य से संबंधित होगा। और प्रश्न कैसे लिखा रहेगा? निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपके पेपर में 2 कविताएं रहेंगी, कोई भी उसमें से कोई एक करना है जो आपको सरल लगे, जो आपको आती हो। ठीक है, दोनों नहीं करनी है। अब देखिए नंबर की जरा सा आप नंबर पे ध्यान दीजिए। देखिए 1, 4 और 1 कुल मिला के 6 नंबर का है। इसका क्या मतलब है? देखिए जब आप इसमें 3 चीज़ें हैं। जब आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, फिर आप जब व्याख्या करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और फिर जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और इस तरह से पूरे आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, और फिर उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊँगा। आपको मैं संदर्भ भी लिखना बताऊंगा, व्याख्या तो बताऊंगा ही, और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। आप ध्यान से बस सुनते रहिए। चलिए हम लोग अब पहले सबसे इस कविता का संदर्भ लिखना सीखते हैं। देखिए, संदर्भ के लिए 3 चीज़ें यदि आपको मालूम है तो आप संदर्भ आराम से लिख लेंगे। पहली चीज़ है, आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए, किस किताब से ये कविता ली गई है। दूसरी चीज़, उस पाठ का क्या नाम है, जहाँ से ये कविता ली गई है उस पाठ का क्या नाम है। और तीसरा, ये जो कविता है इसके रचनाकार कौन है, इसकी रचयिता कौन है। ये 3 चीज़ें मालूम रहें तो आप संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। चलिए संदर्भ कैसे लिखेंगे? आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। बस इतना ही। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री सूरदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो गया। अब दूसरी चीज़ होती है व्याख्या। तो चलिए मैं आपको व्याख्या सिखाता हूँ। देखिए, व्याख्या तभी आपको आएगी जब सारे शब्दों की मीनिंग आपको आती रहे। तो सबसे पहले मैं सभी शब्दों की मीनिंग आपको बता दूं। देखिए, चरण माने होता है पैर, कमल फूल होता है, बंदो माने वंदना करना होता है, और हरि राय माने होता है श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, जाकी मतलब जिसकी, कृपा ऐसे ही रहने दीजिए, मत बदलिए, पंग माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघय माने पार कर जाता है, अंधा आप समझ रहे हैं, अंधा आदमी जिसको कुछ दिखाई न देता हो, को वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, बहिरो मतलब बहरा जिसको कुछ सुनाई न देता हो, कान से जो बहरा होता है, सुनय मतलब सुनने लगता है, गूंगा मतलब जो बोल नहीं पाता है, पुनि माने फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है, रंक माने निर्धन या गरीब, चलय माने चलने लगता है, सिर आप समझ रहे हैं, आपके शरीर में सबसे ऊपर सिर ही होता है तो सिर, छत्र मतलब छाता, धराय मतलब धारण करना, धराय मतलब धारण करने लगता है, सूरदास नाम है, स्वामी वही रहेगा, करुणामय वही रहेगा, बार बार वही रहेगा, बंदो माने वंदना करना, तीहि माने उस, पाय माने पैर या चरण। आइए अब इसकी हम लोग व्याख्या करना शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे। शुरू कैसे करेंगे, अपने से क्या लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं,
प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं। अब काव्य पे आ जाइए। प्रभु श्री कृष्ण, हरि राय माने श्री कृष्ण, या इसको प्रभु कर लीजिए। प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। फिर से इस लाइन को देखिए। आप हेडिंग डालेंगे, व्याख्या और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है, पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, निर्धन और गरीब व्यक्ति राजा की तरह अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपने उस करुणामय स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं जल्दी से एक बार फिर बता देता हूँ। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण जी, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, निर्धन सिर पर राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मैं उस करुणामय स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, अब चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए ये काव्य सौंदर्य है और इसमें जो है जितने भी आप काव्यों की व्याख्या करेंगे यही हेडिंग रहेगी उनमें। सभी में काव्य सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, यहीं पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है। तो इतना जब आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य तब आपको 1 नंबर और मिलेगा। तो चलिए देखते हैं काव्य सौंदर्य को। तो जो अभी आप ऊपर कविता लिखे हैं ना, उसकी भाषा ब्रज है, तो उसकी भाषा जो है साहित्य, सूरदास के जो भी पद हैं उनकी भाषा ब्रज ही है। ठीक है, ये जो और इस जो ऊपर काव्य आपने जिसकी व्याख्या सीखी उसकी शैली मुक्तक है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुक्तक क्या है, तो सुन लीजिए। मुक्तक का मतलब होता है जैसे सूरदास का ये पहला पद है, जब आप इस पद को पढ़ने के बाद दूसरा पद पढ़ेंगे तो उस दूसरे पद का इससे कोई संबंध नहीं होगा। जैसे इसमें सूरदास जो है, इसमें उनके चरण कमल की व्याख्या कर रहे हैं, महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे में वो श्री कृष्ण के गाय चराने की बात करें। तो मुक्तक छंद का मतलब होता है जब ऊपर के छंद का नीचे के छंद से कोई संबंध ना हो, ऊपर अपना अलग छंद हो, अलग बात कही जा रही हो, नीचे कुछ अलग बात कर रही हो, इससे कोई जुड़ाव नहीं हो, तब हम उसको मुक्तक शैली कहते हैं। तो ये जो छंद, ये जो आप काव्य पढ़ रहे हैं ना, ये मुक्तक शैली का है, क्योंकि इस पद्यांश का इसके बाद जो दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे उससे कोई संबंध नहीं है, उसमें कुछ अलग बात होगी, तो इसको हम मुक्तक कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो आप अपने किताब में जो भी लेखक हैं उनको देख लीजिए कि उनकी भाषा क्या है, तो वही भाषा सब पद में रहेगी। ठीक है, लगभग शैली आप देख लीजिए। तो जैसे इसमें मुक्तक है, आगे कोई और शैली आएगी तो मैं वहाँ बताऊँगा। तो मुक्तक का मतलब यही होता है कि जब किसी भी काव्य का जो भाग है उसका नीचे के भाग से कोई मतलब ना हो, तो मुक्तक शैली कहते हैं।
देखिए रस क्या है इसमें, रस भक्ति रस है। भक्ति रस आप देख रहे हैं कि जो सूरदास जी हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके चरणों की महिमा का बखान कर रहे हैं, तो इसमें वो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो ये भक्ति रस है। ठीक है, वैसे रस मैंने सब पढ़ाया भी है। और इसमें छंद क्या है, वो गेय छंद है। गेय छंद का मतलब होता है कि जब किसी छंद को, किसी काव्य को आप गाने की तरह गा सकें तो वहाँ उसको हम गेय छंद कहते हैं। तो जो ये काव्य है, यदि आप चाहें तो इसको गाने की तरह बहुत अच्छे से गा सकते हैं। आप गा के देखिए, आप गा लेंगे, चरण कमल बंदो हरि राई, तो ये गा सकते हैं, इसलिए ये गेय पद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से अलंकार से, जब ये काव्य जो है इसमें रूपक अलंकार है और पुनरुक्ति अलंकार है। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के जो पैर हैं, जो चरण है, उसको कमल मान लिया गया है, तो पैर को कमल का रूप दे दिया गया है, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है, 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है, तो यही मैंने लिखा है। ये आपको पहचानना सीखना होगा कि इस काव्य में जो ऊपर आपने पढ़ा, इसमें रूपक अलंकार है और पुनरुक्ति अलंकार है। गुण जो है वो प्रसाद है। देखिए 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो यहाँ प्रसाद गुण आया, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए जब किसी काव्य को पढ़ें और आप आसानी से समझ लें तो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। तो देखिए जब मैं इसकी व्याख्या बता रहा था तो बहुत सरल था, आप आराम से समझ लिए इसको, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है, और देखिए ये शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति आपके पाठ्यक्रम में नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। शब्द शक्ति 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, तो ये समझ लीजिए क्या है। देखिए जब किसी काव्य में कोई शब्द का सीधा अर्थ अलग हो, लेकिन जो उसका शाब्दिक जो और भाव हो वो अलग हो, तो वहाँ पे लक्षणा होता है। या सीधे शब्दों में ये समझिए, जहाँ किसी शब्दों को समझने में थोड़ा सा परेशानी हो, वहाँ पे लक्षणा होता है। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसमें जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तीनों चीज़ जब आप लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। आपको काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा, आपको जो है इसकी व्याख्या लिखनी पड़ेगी और साथ ही संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आज इतना ही, कल मैं दूसरे पद्यांश की व्याख्या करूँगा। आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए।